हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। अब आप समझ में आ गया तो मैं गुड इवनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट, पेज 136। A business is created to provide products or services to customers. If it can conduct its operations effectively, its owners earn a reasonable return on their investment in the firm. However, the world keeps changing. It always has and always will. The basic challenge for any company, or for that matter, for any living thing, is survival. The business should continuously monitor and adapt to the environment if it is to service and prosper. Charles Darwin says, "It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change." Some organizations, the one who follows ethical approach, go on for a very long time. For instance, the Tata Group, established by Dorabji Tata, has been flourishing since 1907. On an average, however, the lifespan of commercial organizations in our country is about 50 years. हाँ जी, According तो एक बार यहाँ तक हम पहले समझें बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है तो अब कोई कहेगा मेरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, कोई कहेगा मेरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कोई कहेगा मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है, कोई कहेगा मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ दिन रात झगड़ा होता है, सबसे ज़्यादा करने वाला मैं ही हूँ। ठीक है, लेकिन अब जब भी आप एक आंसर माइंड में लेकर आएंगे कि आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा है या ख़राब है, या जैसे हम बात करें एमकेजी का एनवायरनमेंट कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्सेप्शनल अच्छा है, ठीक है, 3 ही ऑप्शन है। तो आप जब आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को कि एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट का सबसे खास नेचर ये है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो द वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग, इट ऑलवेज हैज़ एंड इट ऑलवेज विल। तो इस बदलते हुए माहौल में कौन सा बिजनेस टिकेगा? तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं द वन हु इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ कहा, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट नीदर द इंटेलिजेंट। जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी नहीं टिक पाएगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भी नहीं टिक पाएगा। टिकेगा कौन? जो चेंज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है एनवायरनमेंट को और उसके हिसाब से खुद को ढाल रहा है। जो ढाल लेगा वो सरवाइव करेगा, जो नहीं ढालेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। इसी के बेसिस पर कंपनी का एवरेज लाइफ स्पैन 50 इयर्स है। इसका मतलब मैक्सिमम कंपनीज 50 इयर्स के टाइम में ऑपरेट करती हैं। जैसे अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस को अभी 38 इयर्स हुए हैं। अगर हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस को अभी 46 इयर्स हुए हैं। तो भी जनरल लाइफ स्पैन इज़ 50। लेकिन ऐसी भी कंपनीज़ हैं जो 50 से ज़्यादा चल रही हैं, 100 तक चल रही हैं। नहीं, और भी हैं, टाटास के अलावा और भी हैं। ब्रिटानिया को भी जो है बहुत टाइम हो गया है इंडिया में, काफ़ी टाइम से चल रही हैं। 50 से एक्सीड कर जाती हैं, 100 तक आ जाती हैं। 100 से एक्सीड करना एक्सेप्शनल रहेगा। और कौन एक्सीड करेगा? जो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिफरेंट रखेगा।
ठीक है, अब देखिए सर्वाइवल की बात करें हम, बात ये हो रही है बिजनेस टिका रहेगा या नहीं टिका रहेगा। इसको आप छोटी सी चीज़ से समझ सकते हैं, आपके पेरेंट्स का और आपका रिलेशनशिप। बहुत जगह ऐसा होगा कि आप कहोगे कि हमारे पेरेंट्स के साथ तो हमारा जनरेशन गैप है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। व्हाट इज़ जनरेशन गैप? वो हमारी बात को समझते नहीं हैं, हमें उनकी बात समझ नहीं आती। ठीक है, वो दिन रात कहते रहते हैं हमने तो बिना लाइट के पढ़ाई करी है, तो हमारे पास लाइट है तो हम क्या करें, अब क्या हम लाइटें बंद कर दें? अब हमारे पास लाइट है। तो जो पेरेंट्स अपने आप को चेंज नहीं करते, बच्चों के साथ रह नहीं पाते, दूरी आ जाती है। लेकिन जो पेरेंट्स इन्वायरमेंट को देख करके अपने आप को बदल देते हैं, वो फैमिली सरवाइव करती है। और जैसे फैमिली सरवाइव करती है वैसे ही बिज़नेस सरवाइव करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पर क्या होता था, उनके पेरेंट्स ने जो उन्हें कह दिया उस बात को चुपचाप मान लिया जाएगा। लेकिन आज वक्त ऐसा नहीं है, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। अब हमारा स्वभाव है कि अगर हमें कुछ करने को कहा जाएगा तो भाई हमें उसका रीज़न भी जानना है, हमें उसका प्लस माइनस भी जानना है, और हम सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। काम आप भी करते हो, काम आपके पेरेंट्स भी करते थे। फ़र्क क्या है, वो बिना कुछ पूछे कर देते थे जो उनके पेरेंट्स ने कहा। आप क्या करते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो, रीज़न पूछते हो, उसके बाद काम करते हो। भाई आप कह सकते हो अर्जुन ने भी तो भगवान कृष्णा से बहुत सारे क्वेश्चंस ही पूछे थे। कितने क्वेश्चंस पूछ लिए? 18 चैप्टर लग गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 18 चैप्टर हो गए। अर्जुन सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछ रहा है, भगवान ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तब जाके लास्ट में उसने क्या कहा, भगवान अब आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो जिसको पता नहीं भगवद गीता के बारे में, उससे पूछो भगवद गीता क्या है, तो वो कहेंगे कि अर्जुन लड़ नहीं रहा था, पता नहीं भगवान ने उसको क्या पट्टी पढ़ाई, एंड में वो बोलता मैं लड़ूंगा, एंड में भगवान ने उसको लड़ा कर ही माना। तो भाई एक अर्जुन की अप्रोच है, भाई उसने भी फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं माना, सारे क्वेश्चंस पूछे, सारे डाउट्स क्लियर किए, तब उसने कहा भगवान आपकी बात मानूंगा। वो आप भी करते हो कि पेरेंट्स की बात माननी है पर पहले हमें कारण बताओ क्यों हमें ये करना है। वो कहते हैं नहीं, बिना कारण पूछे इतना ट्रस्ट होना चाहिए। अब अगर वो अपनी बात पे अड़े रहें, आप अपनी बात पे, फैमिली सरवाइव नहीं करेगी। फिर आप उनसे कटने लगोगे, वो कहेंगे साथ में बैठ के खाना खा लो, आप कहोगे नहीं, क्यों आपको लगे क्या करना है यार, खाना खाएंगे फिर इनका सुनेंगे, ऐसा किया वैसा किया, बेकार है, अपना अकेले खाना खा लो। लेकिन जहाँ पर पेरेंट्स आपको समझना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं, अपनी कहना चाहते हैं, वहाँ पर आप साथ बैठोगे, आप वेट करोगे कि हाँ रात का खाना इकट्ठे ही खाएंगे, आ जान दो पापा मम्मी को, उसके बाद ही खाना खाएंगे, इकट्ठे ही खाएंगे। तो सर्वाइवल चाहे लाइफ में चाहे बिजनेस में, कौन करेगा? मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। अब देखो अभी तो पेरेंट्स की बात हो रही है तो तुम्हें बड़ा हाँ हाँ लग रहा है कि हाँ बात तो सही है, उनको समझना चाहिए। अब अपने ऊपर लेके देखो, जब भी आप अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़े में ये कहते हो आई एम लाइक दिस, मेरा नेचर तो यही है, मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें जो है एडजस्ट करना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा स्वभाव ये है, वो फिर से क्या है? रिजिडिटी। और आपको क्या होना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिव टू चेंज। जितनी बार दिमाग में ये रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अब क्या करना है? अब यार ऐसा हो गया, बी रिस्पॉन्सिव टू चेंज। अब जो हो गया, अब ये देखें इसमें बेस्ट डिसीजन क्या लेना है। तो हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो, नो डाउट, हो सकता है आप स्ट्रॉन्ग भी हो, आप जिम जाते हो, बॉडी वॉडी बनाते हो, नो डाउट, लेकिन ना तो इंटेलिजेंस काम आएगी, ना आपका स्ट्रॉन्ग होना काम आएगा। काम आएगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियाँ बदली और आप भी बदल जाओ। अब ये जो इन्वायरमेंट है इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक हम कहते हैं इंटरनल, दूसरा है
एक्सटर्नल। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसको क्लासीफाई फर्दर करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट से हमें मिलती हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, मैक्रो से हमें मिलते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मिलाकर के कौन सा एनालिसिस बना दिया हमने? स्वॉट एनालिसिस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लासिफिकेशन पहले दो पार्ट में, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की क्लासिफिकेशन फर्दर दो पार्ट में, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का रिजल्ट है स्ट्रेंथ या वीकनेस, मैक्रो का रिजल्ट है अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। मिलाकर के मैनेजमेंट का एक बहुत फेमस एनालिसिस है स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ क्या होती है आप सब जानते हो, वीकनेस क्या होती है आप सब जानते हो। जैसे कोई सब्जेक्ट जिसमें आपके नंबर हमेशा आते हैं तो वो आपकी क्या बन गया है? स्ट्रेंथ। और जिस सब्जेक्ट में नंबर नहीं आते हैं या आपसे लर्न नहीं होता, मैंने आपसे नहीं पूछा कौन सा सब्जेक्ट है, पर जो भी सब्जेक्ट है वो आपके लिए क्या है? वीकनेस। अपॉर्चुनिटी का मतलब एक ऐसा इवेंट जहाँ से हम कुछ उसको एडवांटेज, अपने लिए एडवांटेज की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जैसे अब हम बात करें स्विगी की, तो स्विगी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है अपनी फील्ड में, क्योंकि उन्होंने देखा मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है, कोई डिलीवरी करने के लिए नहीं है खाने की। और डिलीवरी भी कौन से एरिया में? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में लोगों को सबसे ज़्यादा किसका शौक़ है? खाने पीने का शौक़ है। खाने पीने के शौकीन हैं लेकिन होम डिलीवरी की सर्विसेज नहीं है। तो मार्केट में क्या है? अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, ग्रैब करते ही आपके फेवर में चीज़ें आ जाएंगी। और अपॉर्चुनिटी का उल्टा है थ्रेट। थ्रेट का मतलब कुछ ऐसा होना जो आपके बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो हम आगे आ रहे हैं पेज नंबर 138 पर, माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट आप पढ़ रहे थे, माइक आपके पास है, आपके पीछे वाली लाइन में दे दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन जो आपके बाद है, कोई वॉलंटरली पढ़ना चाहेंगे? नहीं, उस लाइन से वहाँ दे दीजिएगा। आप पढ़ना चाहोगे? पर माइक्रो एनवायरनमेंट। Elements of microenvironment, consumers, customers. According to Peter Drucker, the aim of business is to create and retain customers. The organizations cannot survive without customers. The performance of business is measured by customer satisfaction. Customers may or may not to be a consumer. Consumer is the one who ultimately consumes or uses the product or services. For example, a father may buy a product as a customer for his daughter, who will be a consumer. Competitors. Competitors are the other business entities that compete for resources as well as markets. Competition shape business. Competition may be direct or indirect. Organization. It consists of owners, board of directors, and employees. Market. It includes elements like cost structure of market, price sensitivity, the existing distribution system of market. Consumer occupies the central position in marketing environment. Suppliers. Suppliers provide raw materials, equipment, services. Large companies rely on hundreds of suppliers to maintain their production. Suppliers with their own bargaining power affect the cost structure of the industry. The constitute a major force which shapes competition in the industry. Also, organizations have to take a major decision on outsourcing or in-house production depending on the supplier environment. एक्सरसाइज छोड़ दीजिएगा। Intermediaries exert a considerable influence on the business organizations. In many cases, the consumers are not aware of the manufacturer of the product they buy. They buy product from the local retailers, big departmental stores or online stores that are increasingly becoming popular. हाँ जी, तो बात करें माइक्रो एनवायरनमेंट की, तो इसमें कितने लोग आ रहे हैं? 6 लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले
अच्छा देख देख के बोल दो, अभी याद नहीं है। सबसे पहले कंज्यूमर्स, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, सप्लायर्स एंड इंटरमीडियरीज। सबसे पहले कंज्यूमर ऑब्लिक कस्टमर, दोनों में क्या फ़र्क है? जिसने हमारा सामान खरीदा वो है कस्टमर, और जिसने सामान को यूज़ किया वो है कंज्यूमर। ठीक है, जिसने सामान खरीदा वो है कस्टमर, जिसने सामान को यूज़ किया वो है कंज्यूमर। बिजनेस को किससे मतलब है? कस्टमर से। सामान खरीद लो, यूज़ जो मर्ज़ी करता रहो, सामान हमारा खरीद करके ले जाओ। इसीलिए हम जब भी बात करते हैं कंज्यूमर शब्द ना कहकर हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा कस्टमर, कि भाई सामान खरीद लो। और कस्टमर के साथ दो काम हैं, क्रिएट कस्टमर, रिटेन कस्टमर। क्रिएट का मतलब है कस्टमर पहली बार आपका सामान खरीदने आ जाए, रिटेन का मतलब है रेगुलरली वो आपका सामान खरीदे। क्रिएशन एडवर्टीज़मेंट से पॉसिबल है। आपने एडवर्टीज़मेंट करी, बढ़िया एडवर्टीज़मेंट है और लोगों को अच्छा लगा और वो आपका सामान खरीदने के लिए आए। रिटेंशन, रिटेंशन किससे होगी? क्वालिटी प्रोडक्ट से। जैसे डव की एडवर्टीज़मेंट से आप एक बार शायद डव खरीद लाओ, दोबारा खरीदने कब जाओगे? अगर आपने देखा कि वाकई में एक साइड लगाने से फ़र्क पड़ता है तो आप दोबारा खरीदने जाओगे, वरना नहीं। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स, ये हम सारा पढ़ चुके हैं कंपटीशन एक्ट में। फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर मार्केट, मार्केट हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। देन वी हैव सप्लायर्स। सप्लायर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चेन में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सामान बनाने वाला और सामान बेचने वाला बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हम जानते हैं सामान बेचने वाले को। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपके मॉड्यूल में दी हुई है कि ये आपको करनी चाहिए। क्या एक्सरसाइज है? व्हेनेवर यू परचेज अ पैकेट ऑफ प्रोडक्ट, टेक अ क्लोजर लुक एट द पैक, you will realize that the company selling the product and the company making the product may actually be different. जैसे हम बात करें चॉकलेट्स की, कैडबरी की चॉकलेट, तो हम समझते हैं कैडबरी की ही चॉकलेट है, कैडबरी ही बेच रहा है, लेकिन सेल कैडबरी कर रहा है, प्रोडक्शन कैडबरी नहीं कर रहा। प्रोडक्शन कर रही है कौन सी कंपनी? मॉन्डलेज जो कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है। रैपर पे लिखा हुआ है, रैपर पे हमेशा लिखा होता है, रैपर में बहुत कुछ लिखा होता है ना, पीछे पूरा भरा हुआ है। ये एक एक चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ दिखा दूँ, है ना, सबको एक एक चॉकलेट दे दूँ, सब देख लें। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ चॉकलेट की बात नहीं है, बाकी सारे प्रोडक्ट की बात है। आपके घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, घर जाएं और देख लें कि सेलर सेम है या फिर डिफरेंट है। फिर उसके बाद इंटरमीडियरीज़। इंटरमीडियरीज़, हम लोग अपना सारा सामान इंटरमीडियरीज से ही खरीदते हैं, डायरेक्टली कंपनी से तो कभी हम खरीदते ही नहीं हैं। चेन क्या है? कंपनी, कंपनी से होलसेलर, होलसेलर से या तो रिटेलर या फिर ई टेलर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो कंपनी, कंपनी से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर या फिर ई टेलर, और उसके बाद जो है फाइनल कस्टमर। तो ये सारे जो बीच के लोग हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? इंटरमीडियरीज। चेन में जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं सारे के सारे इंटरमीडियरीज। फिर देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहले पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, इसमें आप खुद ही गैस कर लो क्या आएगा। रूलिंग पार्टी जो भी है कंट्री में, और रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज़ और उसकी अप्रोच काम करने के लिए। उसके बाद है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आएगा? जितनी इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, सोशलिस्ट। इकोनॉमी कौन सी है? इकोनॉमी की जीडीपी क्या है, पर कैपिटा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पॉवर्टी क्या है, सब कुछ किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देन सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट।
इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सोशल कंसर्न्स, फैमिली स्ट्रक्चर, social attitudes, role of women, educational levels and work ethics of members of society. हर चीज़ बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। अगर हम बात करें एजुकेशनल लेवल की, एजुकेशन से हमारा बिजनेस कैसे इम्पैक्ट होता है? हम जहाँ सामान बेच रहे हैं वहाँ लोग एजुकेटेड हैं या नहीं, कैसे इम्पैक्ट होता है? जैसे सिंपल सी बात है, मैनुअल्स आते हैं प्रोडक्ट के साथ, मैनुअल कौन सी लैंग्वेज में जाएगा ये डिपेंड करेगा एजुकेशनल लेवल पे। हमने दिल्ली में तो ऐसा देखा नहीं है, लेकिन और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ मैनुअल सिर्फ हिंदी में जाता है, क्योंकि इंग्लिश वो पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, तो मैनुअल की लैंग्वेज क्या रहेगी? हिंदी। उसके अलावा एजुकेशनल लेवल अलग तरीके से भी बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है। जैसे कुछ टाइम पहले कोक ने एक एडवर्टीज़मेंट निकाली, होर्डिंग। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ होर्डिंग। हाँ, यस मैम, बाकी आप कुछ दिखाओ ना दिखाओ, होर्डिंग दिखा दो हमें। देखिए, ये होर्डिंग है, होर्डिंग से एडवर्टीज़मेंट है, वेरी वेरी सक्सेसफुल एडवर्टीज़मेंट। होर्डिंग क्या कह रही है? एक पर्सन थका हारा है, उसने कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद वो भागने लगा। होर्डिंग को जहाँ भी कहीं लगाया गया, इन एवरी कंट्री इट वाज सक्सेसफुल। हर कंट्री में जहाँ ये होर्डिंग लगाई जा रही है, जिस एरिया में, इसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव है। लेकिन जब इसी होर्डिंग को अरेबिक कंट्रीज़ में लगाया गया, उसके बाद कोक ने महसूस किया कि सेल बढ़ने की जगह कम हो गई है। तो उन्हें कारण समझ में नहीं आया कि जो होर्डिंग हर जगह सेल को बढ़ा रही है, वो एक कंट्री में सेल को घटा क्यों रही है। एजुकेशन लेवल और पढ़ने का तरीका, हम पढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट, हम पढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट, वो पढ़ते हैं राइट टू लेफ़्ट। और वो क्या पढ़ रहे हैं? पर्सन भाग रहा है और उसने कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम की और वो गिर गया। तो वहाँ पे लोगों ने क्या कहा? देखो कंपनी कितनी अच्छी है, खुद ही बता रही है अपना सामान बेकार है, तो जब खुद ही बता रही है तो हम सामान क्यों खरीदें। एजुकेशनल लेवल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिजनेस को हर तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए कभी भी ऐसा लगे कि बिज़नेस चल नहीं पा रहा हमारा, तो आप अपने कस्टमर का इन्वायरमेंट स्टडी कर लेना, कुछ ना कुछ वहाँ आप मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से बिज़नेस आपका नहीं चल रहा, प्रोडक्ट कस्टमर के साथ नहीं जा रहा। कमी कहाँ पर है? इन्वायरमेंट के अंदर जो है फ़र्क है। फिर देखें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये तो हम समझते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आगे आएंगे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉपुलेशन साइज, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स का मतलब है क्या यहाँ पर एक ही रिलीजन और एक ही कल्चर के लोग रहते हैं या डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं? तो आप कह रहे हो नहीं, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, तो दैट इज़ एथनिक मिक्स। एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, भाई पुअर लोग ज़्यादा हैं, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं या रिच लोग ज़्यादा हैं। जैसे डोमिनोज़ ने जब इंडिया में एंटर किया, तो एंटर करने के कुछ ईयर्स तक उनका सामान जो है वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें पिज़्ज़ा फिट नहीं हो रहा था। देखो आप लोग तो पिज़्ज़ा खाकर ही बड़े हुए हो, आपके समय की बात नहीं है, उस समय की बात है जब डोमिनोज़ ने इंडिया में एंटर किया। उस समय पिज़्ज़ा जो है वो इंडियन कंज्यूमर को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर वो ज़रा सा भी ठंडा हो जाता है तो कंज्यूम हो ही नहीं सकता, उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है।
और दूसरा एक सच आज भी है कि पिज़्ज़ा के साथ पेप्सी या कोक हम क्यों लेते हैं हमेशा, क्योंकि वो ही डाइजेस्ट करवाती है पिज़्ज़ा को। ऐसा लगता है बिना उसके पिज़्ज़ा जो है जाएगा ही नहीं, अंदर गले से उतरेगा ही नहीं, इसलिए उसके साथ पेप्सी या कोक साथ रहती है। लेकिन डोमिनोज वॉज एडमेंट कि हम तो इस मार्केट में जो है एंटर करके रहेंगे सक्सेसफुली। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि क्या चक्कर है, कैसे इस इंडियन मार्केट में हर घर में जो है हमारा पिज़्ज़ा जाए। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली अपनी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। ठीक है, जो एड मैं आपको दिखा रही हूँ। ओ इतनी बारिश, ट्रैफिक जैम। हेलो डोमिनोज, एक लार्ज पिज्जा भेजना और 30 मिनट्स में नहीं आएगा तो फ्री देगा ना, मुफ्त। नारी ओ पिज्जा आए फ्री, नारी मिला पिज्जा मुफ्त में हो राम जी, मिला पिज्जा मुफ्त में हो राम। सर, डोमिनोज पिज्जा। तुमको क्या भाई साहब टाइम पे आने की बीमारी है, हैं? 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। नारी तुम तेरी तुम। पैसा तो आज का मैल है, तुम तुम्हारे खाओ ना। क्यों हंगरी क्या? तो क्या किस चीज़ को डोमिनोज ने पकड़ा हमारी मार्केट में कि ये जो इंडियन मार्केट है यहाँ फ्री का बड़ा क्रेज़ है। तो फ्री के हिसाब से जो है कोई स्कीम निकाली जाए। और एंड सीरियसली फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा सब घरों में इसलिए गया था, एक गेम सी चल पड़ी थी कि क्या हमें फ्री मिलेगा। और लोग ऐसा ही करते थे, बारिश होती थी, आंधी होती थी और वो डोमिनोज पे कॉल करते थे कि हमें जो है पिज़्ज़ा चाहिए। ये एक खेल सा चल पड़ा था कि क्या वाकई में ये कंपनी फ्री में सामान देगी। और इस तरीके से डोमिनोज ने हर घर में पिज़्ज़ा पहुंचा दिया। एक बार पहुंचा दिया, क्रिएशन ऑफ कस्टमर हो गया। अब कस्टमर की रिटेंशन कैसे होगी, वो पिज़्ज़ा खाओ, अगर अच्छा लगेगा तो कस्टमर रिटेन हो जाएगा। और धीरे धीरे ऐसे वो एंटर कर गए। मैकडॉनल्ड्स ने भी सेम काम किया था। अगर आपको याद हो, मैकडॉनल्ड्स का 20 रुपीज़ बर्गर, और 20 से कुछ साल पहले तक उन्होंने 10 रुपीज़ बर्गर चलाया था, सिर्फ इसलिए कि इंडियन मार्केट में सक्सेसफुली एंटर कैसे करें। ठीक है, और फिर लास्ट भी देख लेते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट प्लीज़ अंडरलाइन करेंगे, सेकेंड लाइन। ग्लोबल एनवायरनमेंट मीन्स हैपनिंग ऑफ इवेंट्स लाइक स्पोर्ट मीट और टेररिस्ट अटैक। ये दो एग्जाम्पल हैं जिनसे ग्लोबली हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है। और ये सारे इन्वायरमेंट मिलाकर के हमने एक नाम दे दिया है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल सारे इन्वायरमेंट को डिनोट कर रहा है, लेकिन किसके अंडर आएगा? मैक्रो के अंडर, पेस्टल एनालिसिस। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बारी बारी क्वेश्चन रिपीट होता है। पेस्टल एनालिसिस माइक्रो इन्वायरमेंट बताता है या मैक्रो? तो आंसर इज़ मैक्रो। कभी कभी पूछते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट बताता है या फिर एक्सटर्नल, तो आंसर इज़ एक्सटर्नल। पेस्टल में हर अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है? P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S सोशो कल्चरल, T टेक्नोलॉजिकल। इसके बाद अब ये बदलेगा, L स्टैंड्स फॉर लीगल, E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट, जिसमें दोनों आते हैं, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो सबको मिला कर के इट इज़ पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, तो चलो आज हम इतना ही कर लेते हैं। और ये जो हमारे पेजेस हैं, हमने एक एक लाइन पढ़ी नहीं है, आप लोग पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। अच्छा, होमवर्क था हमारा इको का, रुक जाओ। हाँ, वो तो माइंड से स्किप हो गया था। होमवर्क डिस्कस करेंगे, मार्केट्स एंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्वेश्चन नंबर 51 कहाँ से स्टार्ट करना है? 61। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61।
61 से स्टार्ट करना है ना? हाँ जी, 61st कॉन्फिडेंस, 62nd एस्पिरेशन, 63rd बेसिक, 64th एस्पिरेशन। 64 में प्लीज़ झगड़ा मत कीजिए कि ऑरेंज जूस और एप्पल जूस सब्स्टिट्यूट कैसे हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर सब्स्टिट्यूट है और आपको रिलेशन बताना है कि अगर प्राइस एक का बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 65, डिटर्मिनेशन। इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंप्यूटर्स। अगर डिमांड बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 66, question number 66, if total demand of a commodity whose price has fallen increases, तो वो आपसे पूछ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है। लॉ ऑफ डिमांड के हमने दो रीज़न पढ़े थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा इनकम इफेक्ट। इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं प्राइस इफेक्ट। पेज नंबर 19 पर लिखी हुई है ये बात, हमारी बुक के पेज नंबर 19 पे मेंशन्ड है। इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज प्राइस इफेक्ट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 67, एस्पिरेशन, 68 कॉन्फिडेंस, 69 एस्पिरेशन, 70th एस्पिरेशन। फिर आएंगे मार्केट्स पर। पेज 108, क्वेश्चन नंबर 41, आंसर इज एस्पिरेशन। 42nd कॉन्फिडेंस। अगर आपको नाम नहीं दिए हुए हैं तो टूथपेस्ट इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिक है, पर अगर वो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सेलर्स के नाम दिए हुए थे फिर वो काउंट करके ओलिगोपोली आ रहा है, अदरवाइज जनरली दिस इंडस्ट्री इज मोनोपोलिस्टिक। देन क्वेश्चन नंबर 43rd, determination, very good। 44 determination, 45 confidence, 46 basics, 47 aspiration, 48। कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं एस्पिरेशन, बेसिक्स, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन? तो जिन्होंने नहीं करा वो स्माइल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। When dash we know that firms must be producing at minimum point of average cost curve so that there is productive efficiency। Productive efficiency तब मानी जाती है when your per unit cost is equals to your additional cost। जितना एक यूनिट का खर्चा है उतना ही एक यूनिट को बढ़ाने का भी खर्चा होना चाहिए। लॉजिकली भी बात सही है। एक यूनिट का खर्चा मीन्स एक यूनिट को बढ़ाने का उतना ही खर्चा है, यानी कि व्हेन MC इज इक्वल्स टू AC। देन क्वेश्चन नंबर 49, एस्पिरेशन, 50th कॉन्फिडेंस, 51st determination, 52nd determination, 53rd is basics। ये उन पेजेस पे लिखा है जो मैंने आपको रीड करने के लिए दिए थे, उम्मीद है आपने रीड कर लिए होंगे। बस मैम ये मत पूछो आप। पेज नंबर 95 पर लिखा हुआ है टाइम एलिमेंट के बेसिस पर मार्केट क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। Then question number 54 confidence, question number 55 aspiration। ठीक है, तो परसों मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।